हेलो स्टूडेंट्स। जिस समय मैं वेक्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि वेक्टर में 7 लेक्चर्स आएंगे। तब वो 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सभी टॉपिक के साथ मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। आप जो हैं कोई भी बुक से अब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बुक से सॉल्व करिएगा प्रॉब्लम आप लोग। अब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको और करवा देता हूँ। ऐसे तो सारे एग्जाम्पल डाल चुका हूँ मैं, फिर भी एक क्लास, अब ये क्लास 8 हमारा है। 8वीं क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलिए करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। टू वेक्टर्स of magnitude, two vectors of magnitude 15 units and 6 units cannot produce a resultant of अब यहाँ पर हमें चॉइसेस दिए गए हैं। नंबर 1 15 units, नंबर 2 सेकेंड इज 8 units, थर्ड चॉइस इज 17 units and fourth choice is 9 units। अब बच्चों हम इस प्रॉब्लम को कैसे करें? तो जैसा कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में आपको आर का फॉर्मूला मिला, फिर पैरेललोग्राम लॉ के बाद मैंने केसेस फॉर्म किया था। मैक्सिमम रिजल्टेंट, यहां मैं लिखता हूं कॉन्सेप्ट को। रिजल्टेंट के मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, टू वेक्टर्स a एंड b लिया था हमने। अब रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, यहां पे मैंने आपसे बात करी थी कि माइनस करने के समय बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो जरा चेक कर लें कि 15 मान लीजिए कि वेक्टर a है, 6 मान लीजिए वेक्टर b है, तो 15 और 6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। फिर मिनिमम वैल्यू होगा इसका कितना? 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। अब यूनिट्स भी लिख दे रहा हूं, यूनिट्स 9 यूनिट्स। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता है कोई, मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता है कोई, एंड सो रिजल्टेंट 9 से लेकर 21 तक हो सकते हैं। तब आप 9 से लेकर 21 तक देखिए कौन कौन से आपके चॉइसेस में आ रहे हैं। 15 ये 9 और 21 के अंदर आ जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 17 भी 9 और 21 के अंदर आ जाएंगे। 9 से गिनती स्टार्ट करिए तो 17 21 से पहले आ जाएंगे। 9 मिनिमम रिजल्टेंट है, तो क्या देखा आपने? ये जो 8 है ये 9 और 21 के अंदर नहीं है, 9 से बाहर हो गया, एंड सो दिस कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ 15 एंड 6 यूनिट्स। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत देखे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में। अब नेक्स्ट मैं लेता हूं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 units and 4
units, 4 units can produce a resultant of अब चॉइसेस है हमारे। नंबर 1 फर्स्ट चॉइस है 12 यूनिट्स। सेकंड चॉइस है हमारे पास, सेकंड चॉइस इज 1 यूनिट। थर्ड चॉइस है हमारे पास में, थर्ड चॉइस इज 7 यूनिट्स एंड फोर्थ चॉइस है हमारे पास में 15 यूनिट्स। फिर बच्चों वही बात है कि आप जो है रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू पता लगा लीजिए, मिनिमम वैल्यू पता लगा लीजिए। तो अब इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा रिजल्टेंट का। तो फिर आर का मैक्सिमम वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर एक वेक्टर हमारा है 6 यूनिट्स का, दूसरा है 4 यूनिट्स के। तो फिर इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू होगा 6 + 4 = 10 एंड मिनिमम वैल्यू होंगी आर मिनिमम इक्वल टू, ये जस्ट रफ कर रहे हैं, ये रफ करना हुआ हमारा। तो फिर आर मिनिमम इक्वल टू कितना होगा 6 - 4 = 2। तब 2 से कम नहीं होगा रिजल्टेंट, 10 से बड़ा नहीं होगा रिजल्टेंट। तो देखिए 2 से 10 के अंदर कौन आ रहा है इसमें, 12 10 से बड़ा हो गया, मैक्सिमम से बड़ा हो गया, नहीं होगा रिजल्टेंट। 1 मिनिमम से छोटा हो गया, ठीक है, मिनिमम जो रिजल्टेंट है 2 इससे छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है, मिनिमम से छोटा कोई नहीं हो सकता है। अब देखिए 7 मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 10 तक आप काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 आ गया 10 से पहले ही। तो 2 से 10 के अंदर जो आ गया ये रिजल्टेंट हो जाएंगे। फिर 15 को देखिए, 10 से आगे निकल गया, 10 से बाहर हो गया, ये भी नहीं होगा रिजल्टेंट। एंड सो ये चॉइस हमारा करेक्ट है। इस तरह से बच्चों मिनिमम मैक्सिमम यदि रिजल्टेंट का आपको कभी निकालना हो या फिर कभी जांच करना हो कि दो वेक्टर का कौन हो सकता है रिजल्टेंट, कौन नहीं हो सकता है रिजल्टेंट, तो आप इस तरह से जांच कर लेंगे। अब एक मैं लेता हूं जीरो रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन। जो जीरो रिजल्टेंट हमने आपको सिखाया, ऐसे तो लास्ट में सिखाया, लेकिन रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं तो ले लेता हूं जीरो रिजल्टेंट। तो जीरो रिजल्टेंट का एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, which set of the following vectors can produce zero रिजल्टेंट। अब जो वेक्टर्स दिए गए उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर गिवन। जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं। नंबर 1 फर्स्ट दिया है हमें, फर्स्ट है हमारा 4 4 20। सेकेंड चॉइस है हमारे पास में 10 3 6। थर्ड चॉइस है हमारा 6 4 8 एंड फोर्थ चॉइस है none of these। अब बच्चों none of these तो बड़ा बढ़िया चॉइस लगता है लोगों को, लेकिन ध्यान रखिएगा नन ऑफ दिस सबसे डेंजरस चॉइस होता है। अच्छे से सबको जांच करना पड़ेगा, तभी नन ऑफ दिस को टिक करिएगा, हड़बड़ा के नन ऑफ दिस का भी टिक मत करिएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर हम क्या करें, तो जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है जीरो रिजल्टेंट का, तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। व्हेन थ्री वेक्टर्स वी हैव, जब 3 वेक्टर हमारे पास हैं, तो हमने सीखा कि when resultant of two vectors is equal in magnitude and opposite in direction of third vector, then resultant of 3 vectors
इज जीरो, मतलब कि दो वेक्टर की रिजल्टेंट यदि तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट हो गया यदि, तो रिजल्टेंट होते हैं जीरो। तो अब जरा देखें इसमें जांच करके कि कौन सी ऐसी सेट है जिसमें टू वेक्टर का रिजल्टेंट आपका थर्ड वेक्टर हो सकता है। तो इसमें भी वही बात है, क्या है, मैक्सिमम मिनिमम को चेक करिए, मैक्सिमम मिनिमम के अंदर होगा आपका रिजल्टेंट। तो इसमें से कौन सा दो का मैक्सिमम वैल्यू लें, मिनिमम वैल्यू लें, कौन से दो के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू लें, मिनिमम वैल्यू लें, जिसके अंदर थर्ड वेक्टर आ जाए आपका। तो लेते हैं 4 का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8 और मिनिमम वैल्यू 4 का रिजल्टेंट जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8 और इनके रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हो गया 0। अब 0 to 8 के अंदर तो ये आएगा नहीं, एंड सो ये रिजल्टेंट होगा नहीं। उसी तरह से ये दो लीजिए, फिर ये दो लीजिए और जांच करिए। चलिए इस पर आते हैं। 10 3, इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 13, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 10 - 3 7। अब 7 और 13 के अंदर 6 नहीं आया, फिर ये दो लेकर के जांच करिए, यानी कि आपको 3 पेयर्स में जांच करना पड़ेगा। 10 3 लिया, 10 6 लिया, 3 6 लिया, सब में 1 पेयर ऑफ वेक्टर्स को ए और बी सपोज करिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू जांच करिए, मिनिमम वैल्यू जांच करिए और देखिए कि थर्ड वेक्टर मिनिमम टू मैक्सिमम के अंदर आया कि नहीं, क्योंकि दो वेक्टर के रिजल्टेंट जब तीसरे वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी रिजल्टेंट होगा 0। तो अब इसमें देखते हैं 6 + 4 10 हो गया, मैक्सिमम रिजल्टेंट इन दोनों का होगा 10, मिनिमम रिजल्टेंट इन दोनों का होगा 6 - 4 2। अब देखिए इन दोनों का मिनिमम रिजल्टेंट है 2 और इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट है 10। 2 और 10 के अंदर ये 8 आ गया, तो फिर 8 रिजल्टेंट हो सकता है। ये हमारा सही हो गया। इस तरह से 3 वेक्टर्स का सेट कभी मिले तो इसमें 3 पेयर्स लगा करके मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकालिए, और जिस दो वेक्टर का आपने मिनिमम निकाला, मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाला, देखिए कि थर्ड वेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है थर्ड वेक्टर मिनिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के अंदर, तो तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अब हो सकता है देखना है कब होगा, प्रॉब्लम मांगेगा तो ठीक है हम उसको निकालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is R when direction of Q vector is reversed, Q vector के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, then the resultant is S। अब हमसे चॉइस देकर के मांगा गया है, देन नंबर 1 चॉइस में है R² + S² इक्वल टू P² + Q²। सेकंड चॉइस में है R² + S² इक्वल टू P² + Q² + 2PQ। थर्ड चॉइस में है R² + S² इक्वल टू 2P² - 2Q²। एंड नंबर 4 चॉइस में है
आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। चलिए, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोला हूं पढ़ाने के दरमियान कि आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ करके उसके बाद उसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगा पाए ये आप मेरे क्लास से मैच करिएगा। अपने क्लास में कहाँ पर हमने ये बात आपको सिखाया है उससे मैच करिए। कुछ टर्म्स आपके मैच कर जाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए। जहाँ पर देखिए कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज और अपने जो क्लास है उसकी लैंग्वेज जहाँ पर मिल रहा हो उस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लीजिए और पूरी कॉन्फिडेंस से करिए प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम फुल कॉन्फिडेंस पर रहिए हमेशा। नाउ अब देखिए इसमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आ गया पकड़ में। डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन मेड अपोजिट, ये भी आ गया पकड़ में। क्यों? डायरेक्शन रिवर्स कहां पर किए हैं, उल्टा डायरेक्शन कहां पर किए हैं वेक्टर का, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में किए हैं। अब वहां पर जो फॉर्मूला हमें मिला था r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मिला था जब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किए हैं। और जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर किए हैं तो ये फॉर्मूला मिला है हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आगे मैं लिख रहा हूं cos 180 डिग्री माइनस थीटा। बस जब डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो r डैश सब्ट्रैक्शन होता है, उसको मैंने r डैश सपोज कर लिया था। एडिशन के समय रिजल्टेंट को r सपोज करा है। अब यहां पर वेक्टर p वेक्टर q दिया है आपको, कोई बात नहीं। तो r तो ठीक है, a के जगह पर p ले लीजिए, b के जगह पर q ले लीजिए इन दोनों फॉर्मूला के अंदर। तो अब देखिए r इक्वल टू करेंगे रूट आवेगा, बट चॉइस वाले क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना होता है तो क्या करिए मन ही मन जो है स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, रूट हटा लीजिए तो क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू, अब जो है a के जगह पर p b के जगह पर q लिखते जाइए जो प्रॉब्लम में बोल दिया। तो फिर a स्क्वायर के जगह p स्क्वायर, b स्क्वायर के जगह पे q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ले लिया। अब r डैश जो है सब्ट्रैक्शन के समय का रिजल्टेंट है, उस समय रिजल्टेंट को s बोल दिया है प्रॉब्लम ने, तो आप r डैश के जगह पर s ले लीजिए, ले लिया s स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2pq। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे हम, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। जैसा कि ये हम आपको बता रखे हैं, सारी मैथमेटिक्स जैसा कि मैं बोला हूं आपको देते जाऊंगा। इसके बाद मैं तुरंत कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूं, कैलकुलस सिखा दूंगा, आप फ्री हो जाइएगा पूरा फिजिक्स में। फिर आगे जो है कैलमेटिक्स शुरू करेंगे, करते चलिएगा। नाउ ये हो गया माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यदि दोनों को हम ऐड कर दें तब देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर और 2pq cos थीटा, माइनस लगा है तो माइनस 2pq cos थीटा, ये तो कैंसल हो जाएंगे। अब देखिए चॉइस हमारे सामने आ गया, ये फोर्थ चॉइस हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है अगली एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये बिना चॉइस वाला काम मैं कर रहा हूं, बिना चॉइस के। अब फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। अब इन टू वेक्टर्स को सपोज किया हमने a एंड b, टू वेक्टर्स a एंड b, which for which जिसके लिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b
का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस ये होता है। अब बच्चों जैसा कि अभी अभी हमने बात करी, a प्लस बी किया, रिजल्टेंट को हमने r सपोज किया था, a माइनस बी करा, रिजल्टेंट को r डैश सपोज किया था, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो r का फॉर्मूला लिख लेंगे, r डैश का फॉर्मूला लिख लेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो फिर सोल्यूशन हमारा होगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि r का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस बी वेक्टर r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन में मैंने पढ़ाने के समय r डैश ले लिया हुआ है, तो जब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर किए हैं रिजल्टेंट r डैश इसको सपोज करिए मन ही मन, r डैश की वैल्यू तो दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करिए, अपने आप एंगल निकलेगा। इसलिए बच्चों सॉल्यूशन करने के समय आपको एक बात बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम जो लिखा जाता है वो सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है, परेशान करने के लिए नहीं। आप इस नजर से देखिए कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओनली क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। और प्रॉब्लम में हमेशा इक्वेशन बनाने का रास्ता देता है प्रॉब्लम, और फिजिक्स में इक्वेशन बनाने तक बुद्धि यूज करना है। कॉन्सेप्ट लगाइए, इक्वेशन तैयार करिए, सॉल्यूशन के समय एकदम बोल्ड रहिए, क्योंकि 9-10 लेवल का ही सॉल्यूशन होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है सॉल्यूशन। और पूरी धैर्य रख करके सॉल्यूशन कर दीजिए, और आप कर देंगे ये भी बताता हूं। नाउ दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट गायब हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यह हो गया माइनस 2ab cos थीटा। अब इन सब को लाते हैं इस तरफ, जब a स्क्वायर इधर आवेगा माइनस a स्क्वायर इसलिए कैंसिल हो जाएगा, जब b स्क्वायर को इधर लावेंगे तो माइनस इधर आवेगा माइनस बी स्क्वायर होगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2ab cos थीटा को इधर लाया तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। नाउ 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब cos थीटा इक्वल टू देखिए क्या होगा, हमसे तो एंगल मांगा गया है, cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, निकल गया वैल्यू। इस तरह से प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने के रास्ते दिए होते हैं, आप उस रास्ते को यूज करिए, बेहिचक होकर यूज करिए। ठीक है, प्रॉब्लम जो होते हैं ये मुश्किल कभी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट यदि पास में है तो आप सारे प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन अगला जो मैं लूंगा ये होगा हमारी एनसीईआरटी से। अब मैं लेता हूं एनसीईआरटी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये है हमारा एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 4.10 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का ले रहा हूं क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है on an open ground motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after
every 500 meter. Now starting from given turn, starting from a given turn, specify या कहिए find, निकालो, specify the displacement of the motorist at third and sixth turn and also find distance traveled in each case. चलिए, ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब बच्चों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट इंट्रोडक्शन के समय मैंने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम जब आप करना चाहते हैं तो पहले प्रॉब्लम की डेटा चेक करिए, डेटा देखिए, उसके बाद में यदि आपको लगे कि हाँ ठीक है, वो बिना फिगर के, जैसे अभी मैं कर रहा था, ऊपर 3 प्रॉब्लम्स किया, बिना फिगर का किया, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं साहब बिना फिगर का भी नहीं हो सकता है, तो बिना इंतजार किए हुए तुरंत फिगर ड्रॉ करिए। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिना फिगर के हम 6 टर्न कैसे दिखाएंगे, और दिखा देंगे तो हम कहीं भी ले सकते हैं, गलत हो जाएगा हमसे। तो फिर पहले हम अपना फिगर ड्रॉ कर लें एंड देन वहां से फर्दर हम आगे का काम सीखें, करें। ये लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, यहां से फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये लिया 500 मीटर है, बट इसको मैं अभी L लिख दे रहा हूं, L की वैल्यू लिख लेता हूं, कितना 500 मीटर। अब जो मोटरिस्ट है ऐसे चला, जहां से चला वहां ओरिजिन ले लीजिए, किसी भी टर्न से आप सपोज कर सकते हैं मोटरिस्ट हमारा चला, वहां पर ओरिजिन ले लीजिए। जैसा कि मैंने सिखाया है कि सारी ड्राइंग जो करनी है वो ओरिजिन पे करनी है, तब यहां से ओरिजिन लिया। अब ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही सीधे नहीं हो रहा है, मोटरिस्ट जो है सीधे नहीं जा रहा है, वो 60 डिग्री पे टर्न ले रहा है लेफ्ट की तरफ। ऐसे जा रहा था, लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न ले लिया 500 मीटर चल के, तो फिर लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और फिर इतना ही डिस्टेंस चला, ये एंगल 60 डिग्री। अब लेंथ सेम रखिए, क्योंकि ईच टर्न जो है वो 500 मीटर की है। अब ये ले लिया हमने, इसका भी लेंथ है L। फिर ये सीधे नहीं जाके, ऐसे सीधे नहीं जाके, ऐसे नहीं जाके, फिर बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ ऐसे नहीं जा करके लेफ्ट हैंड ऐसे मुड़ गया। तो फिर लेफ्ट हैंड जो इसने मुड़ा वो 60 डिग्री पे ही मुड़ा है, तो ये एंगल फिर 60 डिग्री। अगेन ये सीधे ऐसे नहीं जाके फिर ये लेफ्ट टर्न ले लिया, लेंथ L लेते चलिए, लेंथ L। अगेन ये ऐसे सीधे नहीं जाके, ऐसे नहीं जाके, फिर ये 60 डिग्री पे ले लिया लेफ्ट टर्न, 60 डिग्री पे ले लिया लेफ्ट टर्न, फिर ये ऐसे नहीं जाके, ये सारे डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते जा रहे हैं, ईच डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं। अब ये ऐसे सीधे नहीं जाके फिर इसने ले लिया 60 डिग्री पे टर्न ले लिया लेफ्ट के तरफ। ये है हमारा फिगर। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है कि आप जो हैं किसी एक गिवन टर्न से 3 टर्न पर 6 टर्न पर डिस्प्लेसमेंट बताइए और दोनों केस में डिस्टेंस भी निकालिए। तो चलिए यहां से मैं देखना ओरिजिन से शुरू करता हूं। ये हो गया फर्स्ट टर्न, ये हो गया सेकंड टर्न, दिस इज थर्ड टर्न, ये थर्ड टर्न हो गया, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न,
यदि और आगे लेना हो तो फिर हम इसको बोल रहे हैं एट्थ टर्न, सॉरी सेवेंथ टर्न, फिर इसके बाद ये हो जाएगा एट्थ टर्न, बस इस तरह से जितने भी हो ये हो जाएगा नाइन्थ टर्न। इस तरह से लिख लीजिए, फिजिक्स है, नेचुरल साइंस है, फिगर पे सारी बात लिख लीजिए, जैसे आपको फील हो रहा है नेचुरली लिख लीजिए। अब हमें चाहिए 1 2 3 डिस्प्लेसमेंट के बाद मोटरिस्ट का डिस्प्लेसमेंट। मोटरिस्ट का इनिशियल पॉइंट देखिए कहां पर है, यहां पर है। फाइनल पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। तो फिर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एक वेक्टर ड्रॉ करिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दिखा लिया डिस्प्लेसमेंट को। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूं एस, इसको एस बोल दिया। अब जब चलते 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 ऊपर आ गया, 6 टर्न पे जब आ गया मोटरिस्ट, तो देखिए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ये टच कर गए। तो जो पॉलीगन लॉ में आप पढ़े थे कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल, फिर दूसरे की हेड से तीसरे की टेल, इस तरह से ईच फॉरवर्ड वेक्टर के हेड से लेटर वेक्टर के टेल, फॉरवर्ड वेक्टर के हेड से लेटर वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हुए जब बहुत सारे वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट होता है एक वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये होता है रिजल्टेंट। अब आप यहां पर देखिए, यदि लास्ट वेक्टर का हेड कहीं टच कर गया, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का यदि कहीं हेड जो है इनिशियल पॉइंट में टच कर गया, तब देखिए रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट तब होगा ही नहीं, खत्म हो गया, रिजल्टेंट हो गया 0। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स को जब कंटिन्यूअसली आप ड्रॉ करेंगे और यदि फर्स्ट की टेल और लास्ट की हेड यदि टच कर गया कहीं तो रिजल्टेंट 0, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी 0 कहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों टच हो गया। इनके बीच में आप यदि वेक्टर ड्रॉ करना चाहें, जो आप पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ए है, बी है, ए बी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यदि बी कहीं ए में टच कर गया कहीं, तब तो फिर दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो गया, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट तो एक पॉइंट हो गए, पॉइंट तो साइजलेस होता है, तो फिर कोई डिस्प्लेसमेंट बचा ही नहीं। एंड सो 6 टर्न पर डिस्प्लेसमेंट 0, इसको मैं लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट at 6th turn इक्वल टू, बच्चों ये जो आपने लिखा, ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। चलिए इस डिस्प्लेसमेंट को एक सिंबल देते हैं, इसको मैं एस डैश दे देता हूं सिंबल। इसलिए लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम पढ़ के, यदि आप वेक्टर को इक्वल कर रहे हैं तो सावधान रहिए हमेशा, वेक्टर भी खाली मैग्नीट्यूड लिख करके नहीं छोड़िएगा कभी, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी तो होंगे। तब हमने लिखा एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमसे मांगा है डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हमने, ये स्केलर हो गया, एरो नहीं है इसके ऊपर, ये स्केलर हो गया, तो फिर आप एरो डालिए, डाल दिया एरो, तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया ये 0 वेक्टर हो गया, यानी कि नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहां पर बोलेंगे नल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम इसको। अब रहा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, तो फिर जैसा कि हमने सीखा है एरो हटा के लिखेंगे, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द 6th टर्न इज 0। अब डिस्टेंस भी देख लेते हैं पहले इसका। अब आप कहेंगे पहले तो 3rd टर्न पर मांगा था, तो कुछ नहीं, आप सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं होता है फिजिक्स में, पहले किसको सॉल्व करना है बाद में किसको सॉल्व करना है, ये आपकी चॉइस पर है। अब हम डिस्टेंस चेक करते हैं, L 6 बार आ गया L, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू L प्लस L 6 बार ऐड करिए तो क्या होगा 6L। नाउ 6L का वैल्यू रख दीजिए 500, नाउ ये हो गया 3000 मीटर, ये था हमारा
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब लेते हैं एस, जो एस है उसको निकालते हैं। तब जरा फिर पॉलीगन लॉ पर गौर करिए। एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल, तो फिर फर्स्ट की टेल टू लास्ट की हेड, ये रिजल्टेंट हो गया। 1 2 3 वेक्टर का ये रिजल्टेंट हो गया। अब देखिए जो मैंने आपको सिखाया है, जब बहुत सारे वेक्टर आ जाए तो क्या करें रिजल्टेंट के लिए। 3 स्टेप्स दिया है मैंने आपको। पहले वेक्टर को ड्रॉ करिए ओरिजिन पर, ड्रॉ करने के बाद उसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आर एक्स निकालेंगे। कैसे? सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट और वाई निकालेंगे। कैसे? सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। ऐसे स्टेप्स देख देख के प्रॉब्लम करिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लेते हैं यहां पर एक्स एक्सिस और लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस। अब रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिगर यदि बढ़ा लेते हैं तो फिगर पर ही कर लीजिए। ऐसे कंपटीशन में यदि हैं तो मैं कहूंगा फिगर पर ही कर लिया करिए, बट अभी थोड़ा सा साफ करके लिखा करिए। तो चलिए रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन में हम स्केलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो निकालते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर एक्स कंपोनेंट ऑफ, अब मैं वेक्टर की नेमिंग कर देता हूं। वेक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6। तो वेक्टर 1 का रिजोल्यूशन कर रहे हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वेक्टर भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 1, वेक्टर 1 का स्केलर एक्स कंपोनेंट। अब वेक्टर 1 देखिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर 1 का लाइन और एक्स एक्सिस दोनों सेम है हमारा, एंड सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तब ये एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो फिर एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल, एंड सो कंपोनेंट का वैल्यू होगा L cos 0 डिग्री। बच्चों जैसा कि हमने आपको 2D रिजोल्यूशन सिखाया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना सिखाया है, वहां एक टेक्निक भी दिया था। क्या? वेक्टर का जिस लाइन से एंगल देखेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होता है, इसलिए वहां पे कंपोनेंट, उस लाइन पे कंपोनेंट, बेस पे कंपोनेंट a cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर लाइन पे कंपोनेंट a sin थीटा। किसका? वेक्टर a का। तो वही हमने ले लिया कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर 1 का एंगल है 0 डिग्री, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो गया L cos 0 डिग्री, तो फिर y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा स्केलर y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1, दिस इज L sin 0 डिग्री। नाउ इसी तरह से अब सेकंड वेक्टर का देखते हैं, स्केलर x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2। अब लिया हमने डिस्प्लेसमेंट 2, इसका स्केलर x कंपोनेंट, तो देखिए 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से, एंड सो L cos 60 डिग्री, तो फिर स्केलर y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 ये हो जाएंगे y एक्सिस का अलोंग। अब y एक्सिस दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो दिखाना जरूरी नहीं है। नहीं, यदि आप का फिगर बड़ा है तो ये दिखा लिया, फिर यहाँ पर भी xy एक्सिस दिखा लीजिए, यहाँ पर भी xy एक्सिस दिखा लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था आपको। तो फिर ये लिख दिया हमने L sin 60 डिग्री। नाउ इसी तरह से स्केलर x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 3। अब देखिए जो थर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसका एंगल देखते हैं। थोड़ा सा ये लाइन हम ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें। अब जैसा कि आप पढ़े हैं कि एक एक्सिस के पैरेलल सेम एक्सिस होते हैं, ये है एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल ये भी होगा हमारा, ये भी होगा हमारा एक्स एक्सिस। नाउ ये एंगल 60 डिग्री, तो फिर ये वाला एंगल भी होगा हमारा 60 डिग्री। क्यों होगा? तो बच्चों आप पढ़े हैं कि जब टू लाइंस होते हैं पैरेलल और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये जो लाइन है ट्रावर्सल, इसके एक तरफ 60, तो ये भी 60 होगा,
अब ये कितना हो गया 120 डिग्री, तो फिर x कंपोनेंट L cos 120 डिग्री। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो फिर से मैं बोल देता हूं, इसलिए टेक्निक में सिखाता हूं जिससे कि स्पीड बढ़े आपका। तो फिर जिस लाइन से वेक्टर का हमने एंगल देखा, हमने एंगल देखा एक्स एक्सिस से, कितना देखा एंगल वेक्टर का 60 + 60 120 डिग्री, एंड सो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा हमारा ये होगा L cos 120 डिग्री यानी A cos थीटा। नाउ स्केलर y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट थर्ड का स्केलर y कंपोनेंट दिस इक्वल टू L sin 120 डिग्री। अब देखिए जरूरत तो नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी 4 वेक्टर का भी दिखाता हूं कंपोनेंट निकाल करके, जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इस सारे को रिजॉल्व कर देता हूं ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी पॉलीगॉन प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। तो जल्दी फोर्थ वेक्टर का हम निकालते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो फिर मैं फोर्थ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बोल रहा हूं। ये जो फोर्थ वेक्टर है इसका देखिए एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री, एंड सो एक्स कंपोनेंट फोर्थ वेक्टर का होगा L cos 180 डिग्री, तो फिर y कंपोनेंट होगा L sin 180 डिग्री। अब एक बात और बोलूंगा बच्चों, जैसे हर बार एंगल देख देख के आप काम करते जा रहे हैं, इसमें भी टाइम ज्यादा लगता है, तो फिर यहां पर अब एक बात बोलूंगा कि फिजिक्स में सिमिलरली सिमेट्रिक इसको यूज करिए, क्योंकि फिजिक्स में 1 2 3 स्टेप लेने के बाद एक सीरीज आ जाता है, आपको दिखेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, आपका मन बोलने लगेगा अपने आप। तो अगला अब एंगल क्या लें हम, तो देखिए पैटर्न, क्योंकि फिजिक्स में पैटर्न जो होता है वो सिमिलरली बदलता है, एक जैसा बदलता है, यही अच्छाई है फिजिक्स का। तो देखिए 0 डिग्री, इसमें 60 डिग्री ऐड करिए तो अगले कंपोनेंट में एंगल 60 डिग्री, फिर इसमें 60 डिग्री ऐड करिए तो अगले कंपोनेंट में एंगल 120 डिग्री, तो फिर इसमें ऐड करिए 60 डिग्री तो अगले कंपोनेंट में एंगल 120 डिग्री। तो फिर अब इसको बिना फिगर देखे अब मैं कर रहा हूं, तो फिफ्थ वेक्टर का x कंपोनेंट L cos 60 डिग्री ऐड किया तो कितना होगा 240 डिग्री, एंड फिर y कंपोनेंट क्या होगा, ये A cos थीटा हो गया, तो A sin थीटा लेने में देर मत करिएगा, तो फिर L sin 240 डिग्री। अब सिक्स्थ वेक्टर का फिर अब यहां से 60 डिग्री आगे बढ़ाइए एंगल को, तो फिर ये होगा 300 डिग्री, एंड सो x कंपोनेंट होगा सिक्स्थ वेक्टर का L cos 300 डिग्री, तो फिर ये हो जाएंगे L sin 300 डिग्री। इस तरह से एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। टेक्निक बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आप बोल्ड होकर के खाली प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा आप लोग। नाउ अब हम जो S है, इस S डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। लेट R is resultant of vectors, अब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोल दिया 1 2 3। तब हम R का x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इसको R सपोज कर लिया हमने, R सपोज कर दिया। नाउ R का x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, सारे वेक्टर के x कंपोनेंट का सम करिए। तो पहली x कंपोनेंट L cos 0 डिग्री, L cos 0 डिग्री, फिर है दूसरी x कंपोनेंट हमारा L cos 60 डिग्री, थर्ड x कंपोनेंट है हमारा L cos 120 डिग्री। नाउ दिस इक्वल टू cos 0 डिग्री 1, तो L रह गया, L cos 60 डिग्री इज 1/2 प्लस L cos 120 डिग्री, ये भी जान चुके हैं, 180 माइनस थीटा भी हम आपको सिखा चुके हैं पूरी लेक्चर के दरमियान। नाउ L cos 120 डिग्री माइनस 1/2, अब देखिए L/2 माइनस L/2 कैंसल, बच गया L। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे। अब सारे वेक्टर के y कंपोनेंट का सम करते हैं, तो जितने वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट का अब सम करके और y निकाल लेंगे, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो फिर ry इक्वल टू
फर्स्ट y कंपोनेंट हमारा है L sin 0 डिग्री, L sin 0 डिग्री। सेकंड y कंपोनेंट हमारा है L sin 60 डिग्री। थर्ड y कंपोनेंट है L sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। नाउ sin 0 डिग्री 0 प्लस L sin 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 प्लस L sin 120 डिग्री भी होगा अंडर रूट 3/2, क्योंकि बच्चों sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 120 डिग्री इज sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो फिर sin 60 डिग्री। नाउ इसको ऐड कर लीजिए तो 2 एलसीएम होगा हमारा रूट 3L 2 अंडर रूट 3L डिवाइड बाई 2 से 2 चले गए। नाउ बच गया हमारे पास में अंडर रूट 3L। अब Rx निकल गया, Ry निकल गया। तो आपको याद होगा कि जब एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स निकल जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम R इक्वल टू अंडर रूट Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर करते हैं। तो फिर R इक्वल टू ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। नाउ अंडर रूट ऑफ Rx स्क्वायर L स्क्वायर Ry स्क्वायर 3L स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4L स्क्वायर अंडर रूट 4L स्क्वायर। 4 का रूट हो गया 2, L स्क्वायर का L। अब L की वैल्यू रख लीजिए, तो 2 into 500 इक्वल टू हो गया 1000 मीटर या फिर किलोमीटर में। मान लिया आंसर देखना हो बुक से तो फिर थोड़ा आंसर को भी थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा। तब R की वैल्यू निकल गया। हमें R का डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि आपने वेक्टर निकाला है। अब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट S को R सपोज कर लिया है, तो एक बार हम यहां पर और लिख देना चाहेंगे क्योंकि आपको R के टर्म में पढ़ाया था इसलिए R ले लिया हूं। आगे से आप SX ले लीजिए, SY ले लीजिए, ऐसे काम करिएगा आप आगे से। नाउ R के जगह पर लिख लिया S क्योंकि हमने R सपोज किया था S को, तो S इक्वल टू हो गया 1000 मीटर। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, ब्रैकेट में मैं S वेक्टर भी बोल देता हूं। अब इसके लिए क्वाड्रेंट चेक करते हैं। X कंपोनेंट पॉजिटिव, Y कंपोनेंट पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा हमारा ये वेक्टर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करिए ओरिजिन पर अपनी वेक्टर को, R को ड्रॉ करिए। नाउ R के हेड से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, R के हेड से परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, x कंपोनेंट Rx, y कंपोनेंट Ry, ये एंगल लिया हमने थीटा। तो फिर यहां से अब हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा की जो वैल्यू होगा tan थीटा ले रहा हूं, ठीक है, एंगल का tan लिया हमने, Ry अपॉन Rx, Ry tan थीटा इक्वल टू Ry अपॉन Rx। नाउ Ry is under root 3L, Rx is L, नाउ अंडर रूट 3, तो थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री जो आया एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बट प्रॉब्लम में लिखा नहीं हुआ था आपको एक्स एक्सिस। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा उसी लैंग्वेज में आंसर हमें चाहिए। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने लिया था। तो आप विथ एक्स एक्सिस यहां मत लिखिएगा, जब तक प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना बोले आप आंसर उसके टर्म में मत लिखिएगा। जब तक प्रॉब्लम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना लिखा रहे आप उसके टर्म में आंसर नहीं लिखिएगा। फिर आंसर लिखें कैसे, तो इस तरह से लिखिए जिस तरह से आपके प्रॉब्लम में लिखा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है हमें, तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। चलिए डायरेक्शन निकल गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। तो जब 1 2 3 जब चला मोटरिस्ट तो L प्लस L प्लस L लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ लीजिए, तो L प्लस L इक्वल टू 3L हो गया। L की वैल्यू 500 रख लीजिए, 3 into 500 नाउ इक्वल टू 1500 मीटर।
चलिए बच्चों, फिर से एग्जाम्पल रिपीट हो गया है। रिजोल्यूशन से कैसे रिजल्टेंट निकालें। अब यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं। अब इससे आगे एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं जो हमारे 3D से रिलेटेड होगा। ये है 2D में काम किया, 3D में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लाई starts flying from one corner of a room of dimensions 12 meter into 4 meter into 3 meter and ends up at diagonally या फिर इसी को लोग डायमेट्रिकली भी बोलते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, डायमेट्रिकली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो स्टॉप, फाइंड नंबर 1 x, y, z components of the displacement of the fly, assuming x, y, z axis along length, breadth and height of the room. Number 2, also find magnitude of displacement, magnitude of the displacement अब बच्चों, जैसा कि मैंने क्यूबॉइड लेकर के आपको सिखाया था, क्यूबॉइड लिया हमने, बोला था वहां पर कि क्यूबॉइड को आप अपना रूम समझ लीजिए। उसके बाद जो हम लोगों ने जो फिगर लिया है, उस फिगर में जो वेक्टर ए को दिखाया है वहीं आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉब्लम के अंदर, जो हमारा लोएस्ट कॉर्नर है रूम का और जो टॉप कॉर्नर डायमीटर के लॉन्ग, डायमीटर फ्लोर का नहीं, किसी वॉल का नहीं, रूम का डायमीटर, मतलब रूम को इक्वली डिवाइड करने वाला लाइन, लोएस्ट कॉर्नर टू टॉप कॉर्नर ऑफ रूम, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब उस फिगर को, तो आपके नोट्स में है, उस फिगर को आप देखिएगा। नाउ लेट डिस्प्लेसमेंट इज S। अब ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला S, जो डिस्प्लेसमेंट हमने S बोला था वहां पर, वेक्टर A लिया था हमने, आपको 3D जो पढ़ाया हो वहां पर, नीचे के कॉर्नर से रूम के ऊपर के कॉर्नर तक, ये 3D वेक्टर हो गया हमारा। तो इसके x कंपोनेंट याद होगा, लेंथ ऑफ द रूम, ये कितना है 12 मीटर, y कंपोनेंट SY, दिस इज ब्रेथ ऑफ द रूम, तो ये ब्रेथ हो गया 4 मीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे डायमेंशन लिखते हैं आप रूम का, और SZ इक्वल टू 3 मीटर। जो बच्चे 3D वाला हमारा क्लास कर चुके हैं वो फिगर देख लीजिएगा, उस फिगर में क्लियर आपको दिखेगा, जो फिगर है उसमें ए वेक्टर जो है वही वेक्टर हमारा S है। तो उनके 3 कंपोनेंट याद भी रखते हैं बच्चे कि यदि रूम के डायगोनल के अलावा कोई वेक्टर आ गया
तो x कंपोनेंट x एक्सिस पर लेंथ, y कंपोनेंट y एक्सिस पर लेंथ, z कंपोनेंट z एक्सिस पर लेंथ होते हैं। तो फिर हमें प्रॉब्लम ने बोल दिया है x y z एक्सिस लेने के लिए किधर लेने के लिए अलोंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, थोड़ा सा मैं रेस्पेक्टिवली भी लिख देता हूं यहां पर, ऐसे अंडरस्टूड है रेस्पेक्टिवली। तो फिर लेंथ x एक्सिस, ब्रेथ y एक्सिस और हाइट z एक्सिस पर लिए। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, अब हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो याद होगा कि जब 3D वेक्टर हम लोग लिए हैं, ax ay az कंपोनेंट्स हैं, तो ये sx sy sz कंपोनेंट हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। अब जो मैग्नीट्यूड होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाले हैं अंडर रूट ऑफ sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर प्लस sz स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करें, 144 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट 169। नाउ दिस इक्वल टू रूट इसका हो जाएगा 13, डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। यदि हमसे डायरेक्शन भी बोलता, डायरेक्शन निकालो, चलिए ऐसे तो इस प्रॉब्लम में नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने तरफ से एक कर देता हूं। यदि कहता डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। कॉस अल्फा इक्वल टू, जैसा कि पढ़े हैं, ax अपॉन a, तो sx अपॉन s हो जाएगा, यानी कि 12 अपॉन 13। अब आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बोल दीजिए कितने एंगल x एक्सिस से हमारा वेक्टर बना रहा है। नहीं, तीनों डायरेक्शन कोसाइन यदि कहता है निकालो आप, तो कोई बात नहीं, कॉस अल्फा x एक्सिस एंगल, देखिए टेक्निक भी सिखाया हूं वहां पर, x एक्सिस एंगल तो न्यूमरेटर में x कंपोनेंट, जब कॉस बीटा लेते हैं y एक्सिस से वेक्टर का एंगल, तो न्यूमरेटर में y कंपोनेंट, डिनोमिनेटर इज सेम, तो फिर sy कितना है 4/13। उसी तरह से कॉस गामा, यदि हमसे कहता है कि आप z एक्सिस से एंगल बताओ वेक्टर का, तो z एक्सिस से हम लोगों ने एंगल गामा लिया हुआ है वेक्टर का, तो फिर न्यूमरेटर में z कंपोनेंट, डिनोमिनेटर तो सेम चलता है। ये टेक्निक भी आप याद रखिए, तो किसी फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको क्यूबॉइड वाले रूम वाले प्रॉब्लम में। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये है 3/13। अब यहां से अल्फा बीटा गामा निकाल करके आप वेक्टर का डायरेक्शन बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां से मैं आगे लेता हूं एक प्रॉब्लम, जिसमें कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड जो आप खेलते हैं, तो उसमें स्ट्राइकर से आप मारते रहते हैं क्वीन को, जो टैबलेट्स होते हैं उसको मारते रहते हैं। उसी पर एक प्रॉब्लम हमारा है अब इस समय। अब वो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। क्या है हमारा प्रॉब्लम? तो हमारा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारा प्रॉब्लम है कैरम बोर्ड। अब इसकी डायमेंशंस है 6 फीट। कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है जैसा कि आप जानते ही हैं, 6 फीट इंटू 6 फीट एज स्क्वायर। कैरम बोर्ड 6 फीट बाय 6 फीट इज एज स्क्वायर की तरह है, ऐसे तो अंडरस्टूड है स्क्वायर होगा। एंड क्वीन इज at its center. The queen is hit by a striker and it moves to the front edge
comma rebounds and goes in the hole behind the striking line, full stop. Now question is find the magnitude of the displacement of the queen number A from center to front edge, number B from the front edge to the hole। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको आज दिखेगा, वो ये है कि आपने जो लाइट चैप्टर पढ़ा है क्लास 10 के अंदर, उसमें आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो लाइट के लिए है, बट पार्टिकल के लिए भी है। और आगे पढ़िएगा कोलिजन चैप्टर में, इलास्टिक कोलिजन। तो जब इलास्टिक कोलिजन होते हैं जिसमें कि बिल्कुल लाइट के तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ऑब्जेक्ट आया जिस लाइन के अलाउंग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस लाइन के अलाउंग ऑब्जेक्ट वापिस हो गया, तो वहां पर इंसिडेंट रे के तरह आने वाले डायरेक्शन को लेंगे, जिस लाइन के अलाउंग ऑब्जेक्ट गया उसको रिफ्लेक्टेड रे के तरह ले लेंगे, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालेंगे। और जैसा कि आप पढ़े हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दोनों इक्वल है। चलिए आइडिया ले लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिया एक स्क्वायर बनाते हैं, ये बना लिया हमने। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर होल होता है, यहाँ पे होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पे होल है। अब क्या करिए कि मिडिल पॉइंट यानी बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिडिल पॉइंट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। थोड़ा सा हल्का टेढ़ा हो गया है पर ध्यान देंगे, ये स्क्वायर हमने बनाया है। नाउ यहाँ से अब हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर इस लाइन पे भी मिडिल पॉइंट पर इधर भी मिडिल पॉइंट इसका और परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब तो जैसा कि जानते हैं कि प्लेयर्स कोई इधर बैठते हैं कोई इधर बैठते हैं। चलिए मैं इधर ले रहा हूँ प्लेयर इधर। अब प्लेयर के सामने ये वाला साइड है जिसको कि स्ट्राइक किए जाएंगे, दिस इज फ्रंट एज जिसको कि स्ट्राइक किया गया है क्वीन से। अब यहाँ पर क्वीन है। अब यदि क्वीन को इधर की तरफ मारेंगे ऐसे होल में जाएगी क्वीन, नहीं क्वीन को आपको इधर से मारेंगे इधर होल में जाएगी क्वीन। तो फिर आप कोई भी एक ले लीजिए, मैं ऐसे ले रहा हूँ, इधर से मारा, ठीक है, ऐसे हिट किया हमने क्वीन को, एक मिनट जरा, ऐसे क्वीन को हमने हिट करा इस लाइन के अलाउंग, ऐसे मारा स्ट्राइकर से। अब ये क्वीन यहाँ से ऐसे चली, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ये रिटर्न हुई। अब ये जो
लाइन लिया हमने, इंसिडेंट रे के तरह समझेंगे इसको। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट यानी कि रिबाउंड, ये रिबाउंड होकर के क्वीन चली गई यहाँ होल में, ऐसे क्वीन चली गई। तो ये इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे समझ लीजिए। अब यहाँ पर नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ करा हमने परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉ करा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी थीटा बोलूंगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लेंथ है 6 फीट, तो फिर यहां से यहां तक ये हाफ लेंथ हमारा होगा 3 फीट। सिमिलरली यहां से ये लेंथ होगा 3 फीट। इस तरह से ये भी लेंथ होगा 3 फीट। पूरा यदि ले लें यहां से यहां तक, तो ये 6 फीट हो गया, पूरी लेंथ 6 फीट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया ये 3 फीट हो गया, 3 फीट हो गया। ठीक है, ये 3 फीट, तो ये 3 फीट हो गया। अब कुछ नाम लिख रहे हैं। ओरिजिन, यहाँ से क्वीन स्टार्ट हुई, यहाँ पर हिट, रिबाउंड होके होल में, ये होल हो गया। यहाँ सपोज ओ, यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। इसे कुछ भी लिख लें, कहीं भी लिख लें, चलिए जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। हमें ओ ए चाहिए। हमारा जो अब डिमांड है, जैसा कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में, कि जो डिमांड है, जो गिवन है, उसको सामने लाइए पहले। तो फिर हमारा जो डिमांड है इस समय, हमें चाहिए ओ ए। ठीक है, मैं इसको R1 सपोज कर रहा हूँ। एस नहीं लिख कर मैंने आर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को, ये हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन हमसे बोला है मैग्नीट्यूड निकालो, तो फिर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आप इसके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। फिर हमें चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट ए बी चाहिए, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको मैं R2 बोल दे रहा हूं, विदाउट एरो R2 बोल रहा हूं। चलिए, तो हमारे सामने आ गया हमारा टारगेट, हमारा गोल क्या हमें चाहिए। तब इसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं अब हम। तब ये दोनों एंगल है इक्वल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं हम tan की मदद ले रहे हैं। ओ ए बी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं C। तब इस ट्रायंगल में ले रहे हैं tan। चलिए tan की मदद लेते हैं, कुछ यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख रहे हैं D। नाउ ले रहे हैं दोनों ट्रायंगल में tan थीटा। एक ट्रायंगल में tan थीटा OC अपॉन AC। दूसरे ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, CD अपॉन AC। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, AC इक्वल है, तो OC इक्वल टू CD हो गया। OC इक्वल टू CD। अब दोनों को मैं X सपोज कर रहा हूं अपॉन C, इसको सेट X बोल दिया मैंने। फिगर पर भी चाहे तो आप लिख लीजिए X लिख लीजिए। अब देखिए फिर, जैसा कि देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, एंड सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको मैं अल्फा बोलता हूं, तो ये भी अल्फा हो जाएंगे। अब आप जो है दोनों ट्रायंगल में देखिए tan अल्फा लेकर क्या मिलता है। तो यदि tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा हमारा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर AC अपॉन CD। अब AC को हम CD को हमने X सपोज कर लिया है, तो यहां मैं लिख देता हूं X, AC अपॉन X। अब आइए AC का वैल्यू ये कितना है, 3 फीट। तो AC के जगह पर लिख दे रहा हूं 3 अपॉन X। अब दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan अल्फा ले रहे हैं। नाउ tan अल्फा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी है, 3 फीट लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं E।
तब ये DE लेंथ, DE, अब देखिए बच्चों क्या देख रहे हैं, tan अल्फा इतने हैं, tan अल्फा इतने हैं, तो देयरफॉर दोनों को इक्वल कर दें तो 3/x इक्वल टू 3/DE, DE तो क्या हो गया 3 कैंसल, DE इक्वल टू हो गया x, तो ये जो DE है इसका भी वैल्यू यहां से यहां तक ये वैल्यू हो गया x। अब देखिए x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 3 फीट, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस OE डिस्टेंस कितना है 3 फीट, तो फिर x प्लस x ये लिया हमने x प्लस x ये हो गया इक्वल टू 3 एंड सो 3x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1 फुट। अब देखिए बच्चों जब आपको x की वैल्यू निकल गया, अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास में है, तुरंत इस पर पाइथागोरस थ्योरम डालिए और निकाल लीजिए जो भी निकालना है। नाउ अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में कुछ मैं यहां पर लिखता हूं, f लिखता हूं यहां पर f। नाउ OFA ट्रायंगल में इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल OAF, इस ट्रायंगल में OA जिसको हमने R1 सपोज कर लिया है, तो OA की लेंथ R1, डिस्प्लेसमेंट R1, नाउ अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू OF स्क्वायर, OF इज 3 स्क्वायर, OF का लेंथ कितना है 3 फीट, बिकॉज ये 6 फीट ये मिडिल पॉइंट है, एंड सो ये लेंथ यहां से यहां तक हो गया 3 फीट, दिस लेंथ इज 3 फीट, तो फिर ये ठीक है, जैसे इक्वल टू इसमें भी इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 3, ये लेंथ हमें x मिल चुका है कितना 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नाउ 9 प्लस 1 हो गया 10 अंडर रूट 10 फीट। अब हमें चाहिए R2 AB चाहिए, अब ये AB के लिए हम देख लें, तो फॉर AB जिसको कि हमने R2 लिख लिया है, R2 के लिए चेक करिए यहां से यहां तक ये लेंथ कितना है, ये ऊपर देखिए ये है x प्लस x 2x, एंड सो ये तो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो ये हो गया 2x, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, यहां पर g लिख रहा हूं g। अब ये जो देख रहे हैं AG की लेंथ हो गया 2x, तो फिर AG का लेंथ हो गया 2x हो गया ना 2 into 1 इक्वल टू 2 फीट हो गया, और आपको ये लेंथ मालूम है, यहां से यहां की लेंथ मालूम है 6 फीट। अब देखिए निकाल सकते हैं R2 इक्वल टू फिर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम डालें, तो R2 यानी कि AB इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, नाउ दिस इक्वल टू 36 प्लस 4 अंडर रूट हो गया 40। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा कितना फीट। इस तरह से बच्चों हमारे जो वेक्टर है उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आपने देखा, तो इस पे नजर रखिए। पार्टिकल का रिफ्लेक्शन यानी रिबाउंड, लाइट का रिफ्लेक्शन यानी रिबाउंड बिल्कुल एक जैसा होता है। चलिए अब जैसा कि हमने इसके आगे आपको प्रोडक्ट पढ़ाया है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है, एक लेते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट का जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका हुआ है। ये है और एग्जांपल if vector A plus vector B, vector A plus vector B, BEB normal to vector A minus vector B, vector A minus vector B, then find relation between magnitude of vector A and
वेक्टर बी। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने के समय बोला था कि जो थीटा 90 डिग्री वाला केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, तो नॉर्मल बोल दिया, ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट। जब नॉर्मल दो वेक्टर है थीटा 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, इक्वेशन बन जाएंगे। और फिजिक्स में यदि इक्वेशन बन जाता है तो सॉल्यूशन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नाउ इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब यहां से आगे इक्वल टू 0। व्हाई 0? बिकॉज दोनों वेक्टर के बीच एंगल है 90 डिग्री एंड सो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इससे मल्टीप्लाई करिए अलजेब्रा की तरह। ए को ए से मल्टीप्लाई करा, ए डॉट ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, ए डॉट बी और माइनस फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करा प्लस बी डॉट ए, फिर बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस पहले ले लीजिए बी डॉट बी इक्वल टू 0। और बच्चों आप पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, तो फिर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है एंड सो ये दोनों तो इक्वल हो गए एंड सो ये कैंसिल हो गया। नाउ ए डॉट ए याद होगा ए स्क्वायर, सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट थीटा 0 डिग्री होते हैं, तो फिर वहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड इक्वल टू 0। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, नाउ ए इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। इस तरह से यदि नॉर्मल दिख जाए कभी वेक्टर्स तो तुरंत डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका इक्वल टू 0 करिए, इक्वेशन आपका तैयार हो जाता है वहां पर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब फिर मैं एक एग्जाम्पल जो लूंगा वो एनसीईआरटी से लूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों इस पर नजर रखिएगा। ये बहुत आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनसीईआरटी के अंदर में है 4.22, क्वेश्चन नंबर 4.22 एनसीईआरटी का। चलिए ये क्या है, इसमें बोला गया है I and J are unit vectors, I cap and J cap are unit vectors, ऐसे तो अंडरस्टूड है फिर भी बोल दिया है, unit vectors along x and y axis respectively x and y axis respectively. Now question is what is the magnitude, what is the magnitude and direction of vector I cap plus j cap and वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है व्हाट आर कंपोनेंट्स। अब मैं अपने तरफ से यहाँ स्केलर लिख दे रहा हूं कि हमें स्केलर कंपोनेंट निकालनी है, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर। अब ये वेक्टर हमें दे रहा है कैपिटल ए वेक्टर, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। अब इसमें मैं 1 पार्ट 2 पार्ट कर देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको सोचना आसान हो जाएगा। पार्ट 1 along the direction of I cap plus j cap, और फिर कह रहा है नंबर 2 along the direction of I cap minus j cap। अब यदि आप कॉम्पिटिशन्स की फाइल कभी देखिएगा तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिशन के अंदर,
चलिए तो फिर इसको हम देख रहे हैं। नाउ सबसे पहला काम है कि हमें जो दे रखा है वेक्टर कुछ एज्यूम कर लेते हैं उसको, ABCD थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट वेक्टर A स्मॉल a इक्वल टू I कैप प्लस J कैप, एंड वेक्टर B एज्यूम कर रहा हूं मैं इक्वल टू वेक्टर I कैप माइनस J कैप। और कैपिटल A कैप तो गिवन, कैपिटल A तो गिवन है, उसको बाद में लेंगे। हमें A का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो फिर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, I के साथ में 1 AX1, J के साथ भी 1 AY1, एंड सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 हो गया। फिर B का मैग्नीट्यूड चाहिए, पहले इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, A का डायरेक्शन पूरा कर लेते हैं। दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, AX AY पॉजिटिव है, एंड सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ड्रॉ करा वेक्टर A को x एक्सिस y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर A को ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जैसे बच्चों हमने आपको स्टेप्स दिया है, 3 स्टेप्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स AX AY, यूज करिएगा, नोटबुक देख करके आराम से यूज करिएगा। नाउ ये हो गया हमारा AX, ये हो गया हमारा AY। अब ये एंगल में थीटा निकाल रहा हूं, लिया tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX, AY अपॉन AX। नाउ दिस इक्वल टू AY की वैल्यू 1, AX की वैल्यू 1, तो 1 हो गया। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, किसके साथ, तो विथ x एक्सिस लिखा। एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, आंसर आपका ठीक है। चलिए A का काम हमने कर लिया, अब वेक्टर B का काम करते हैं। तो वेक्टर B के लिए फिर वही सेम तरह से चलेंगे। B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। अब ये है BX के जगह पर 1, लेकिन BY के जगह पर -1। और जैसा कि हमने बच्चों बताया है आपको कि कभी भी IJK में माइनस लगा हो तो उसको अपोजिट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है IJK। नाउ 1 का स्क्वायर BX स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर BY स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 2। अब डायरेक्शन की बात करें, B की डायरेक्शन के लिए लिया हमने x एक्सिस, लिया हमने y एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पर हमें वेक्टर ड्रॉ करनी है। तो जरा चेक कर लें, bx पॉजिटिव है, by नेगेटिव है, मतलब कि वेक्टर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो फिर ओरिजिन पर वेक्टर b को ड्रॉ करा, दिस इज वेक्टर b, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा x एक्सिस पर, bx परपेंडिकुलर ड्रॉ करा y एक्सिस पर, दिस लेंथ इज by। अब एक एंगल ये मैं ले रहा हूं, या यहां से tan थीटा इक्वल टू by अपॉन bx। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों यहीं पर मैं आपको बताऊंगा, और सॉरी by अपॉन bx। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बोला है, जस्ट अ टेक्निक बोला है मैंने आपको कि जब आप एंगल निकालते हैं तो यदि कंपोनेंट में नेगेटिव साइन हो तो उसको फेंक दीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और टाइम की बचत होगी आपको। नाउ by is -1 but we are 1, bx is 1, now this equal to 1। अब थीटा इक्वल टू आ गया हमें 45 डिग्री। फिर से अब 45 डिग्री जो आ गया तो विथ लिखिए, पहले विथ एक्स एक्सिस लिखा, एंगल को जांच करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर का ये जो एंगल थीटा है इसको कैसे जांचें, एक्स एक्सिस पर फिंगर रखा, वेक्टर की तरफ रोटेट कराया फिंगर को, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंगल। तो फिर ये है -45 डिग्री है ये। लेकिन मैंने आपसे बोला है बच्चों, बीइंग स्टूडेंट आप -45 डिग्री मत लिखिएगा, आप इसके बदले में लिखेंगे क्लॉकवाइज वर्ड यूज करेंगे। जबकि बुक में -45 डिग्री है, तो बुक लिखना अलग बात है, और स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए
एकदम क्लियर होना चाहिए कोई भी काम। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। अब इस पर मैं एक काम मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, बीच में प्रॉब्लम का तो नहीं है रिश्ता, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको ऐड कर रहा हूं। यदि हमसे कहे, ठीक है, यदि हमसे कहे कि इन दोनों को ऐड करो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, चलिए ऐड करते हैं। तो जैसे अलजेब्रा में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जैसे अलजेब्रा में करते हैं 2x प्लस 3x 5x, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। i को i वाले टर्म में ऐड करिए तो वेक्टर i कैप प्लस i कैप 2i कैप हो गया, 2i कैप वेक्टर j कैप प्लस माइनस j कैप इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर प्लस 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड कहता है निकालो, तो फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए वही कर लेंगे जैसे अभी किए हैं हम लोग। मन ही मन इसको मान लीजिए कि r वेक्टर है, तो फिर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर वाई स्क्वायर, तो 0 है, 0 का स्क्वायर। नाउ ये हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4 हो गया, रूट हो गया इसका 2। सिमिलरली यदि कहता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, तो फिर वहां पर जैसे अलजेब्रा में माइनस करते हैं तो i माइनस आई ये 0 हो गया, j माइनस माइनस j प्लस 2j यानी इक्वल टू हो गया 2j कैप। अब इसी में इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड इसका यदि चाहिए, प्रॉब्लम मांगता है यदि, तो फिर आप इसको सपोज कर लीजिए, r सपोज कर लीजिए, तो फिर r का वैल्यू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर यानी कि x कंपोनेंट 0 का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, y कंपोनेंट है 2 का स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 4 हो गया, 4 इक्वल टू ये आ गया हमारा 2। अब इस तरह से एक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक ऐड कर दिया कि यदि i j के टर्म में वेक्टर हो तो ठीक अलजेब्रा की तरह आप इसको i को i वाले में ऐड करिए, j को j वाले टर्म में ऐड कर लीजिए, k को k वाले टर्म में ऐड कर लीजिए। चलिए अब यही सब की वजह से वेक्टर एनालिसिस को लोग वेक्टर अलजेब्रा भी नाम इसलिए रख दिए हैं, अलजेब्रा की तरह इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लोग करते हैं जब i j k होता है तब। अब आइए आते हैं अपने पार्ट 1 पर। जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 में क्या है कि हमें कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए का। तो वेक्टर कैपिटल ए का टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो दिया गया है हमें कितना 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग वेक्टर ए जो हमने एज्यूम कर लिया है वेक्टर i कैप प्लस वेक्टर j कैप। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या सिखाया है कि वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं आप तो वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पर, जितने बड़े पार्ट मिलते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट है वेक्टर के हेड का, वही वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है। तब यहाँ पर हम ले रहे हैं वेक्टर ए, कैपिटल ए लिया। अब हमें चाहिए वेक्टर ए का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में चाहिए, इसके डायरेक्शन में चाहिए, एक्स वाई एक्सिस नहीं बोला है। तो फिर हम क्या करें, ये ओरिजिन लिया, वेक्टर के ड्राइंग ओरिजिन पर किया। अब अपनी मर्जी से एक छोटा सा लाइन आप ले लीजिए, बट हॉरिजॉन्टल नहीं लीजिएगा क्योंकि आई और जे दोनों है इसमें, इसलिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अंदर है आपका वेक्टर, एंड सो परफेक्टली एक्स एक्सिस नहीं लीजिएगा। अब ये जो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया इससे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करा। अब ए के अलोंग हमें चाहिए ए, कैपिटल ए का कंपोनेंट, तो इसको आगे बढ़ाइए, अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, हम जब परपेंडिकुलर इस पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। अब कुछ यहाँ पर नाम रख रहे हैं, मान लो यहाँ पर हमने बी लिखा। नाउ दिस OB is तो फिर OB this is component of vector A along small a। पहचान लीजिए प्रोसेस वही है कि वेक्टर के हेड से
आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक एक्सिस पर, अब आप कहेंगे इसको आप x लोगे नहीं, y लोगे नहीं, z लोगे नहीं, कुछ भी नहीं नाम देंगे हम इसका, तो फिर ये एक एक्सिस है फिजिक्स में, वन स्ट्रेट लाइन इज वन एक्सिस, हम इसको कोई नाम नहीं देंगे, एक्स वाई जेड हम नाम नहीं दे सकते हैं, बट दिस इज वन एक्सिस। यही हमने आपको सिखाया है पीछे कि फिजिक्स में वन एक्सिस इज वन स्ट्रेट लाइन। अब आप जो है OB निकालिए, तो OB निकालने के लिए हम क्या करें, कुछ नहीं, आप आराम से एंगल थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू यहां से लेंगे OB अपॉन A हो जाएगा, तो फिर हमें OB चाहिए, ये हमारा अब हो गया टारगेट। तो इसके लिए अब हम ले रहे हैं सबसे पहले कॉस थीटा इक्वल टू OB अपॉन OA, बिकॉज एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, कॉस थीटा ले रहे हैं, तो OB अपॉन OA। नाउ OB की लेंथ हमें चाहिए, OA का लेंथ, वेक्टर A का लेंथ, एंड सो OB इक्वल टू हो गया A cos थीटा। अब यही हमें चाहिए, तब ये निकालने के लिए अब आप कोशिश करेंगे इस तरह से बच्चों, जो चाहिए हमेशा उसको, जो डिमांड है उसको हमेशा सामने लाइए पहले। जब सबसे बढ़िया होता है तो फाइंड क्या करना है, उसको सबसे पहले अपने सामने लाइए, उसको फाइंड कर लीजिए। तो फिर अब इसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करें, तो जैसा कि हमने आपको एग्जांपल भी देके सिखाया है पीछे डॉट प्रोडक्ट में, कि जब IJ के टर्म में वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट निकाल करके आप बहुत आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। तो हमें cos थीटा की जरूरत है, A की वैल्यू की जरूरत है, तो A की वैल्यू होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर AY स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कितना 9 प्लस 4 13, अंडर रूट 13 हो गया। अब cos थीटा के लिए हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर स्मॉल a इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट में जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा आप I को I वाले से मल्टीप्लाई करिए, J को J वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि I डॉट J तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो लीजिए ही नहीं, क्यों लेंगे हम। चलिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, 2i कैप प्लस 3j कैप, नाउ डॉट दिया, डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर i कैप प्लस j कैप ले लिया हमने। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो फिर यहां से 2i कैप डॉट i कैप, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो फिर ये हो गया 2i कैप डॉट i कैप, फिर 3j को j से मल्टीप्लाई लेंगे, तो नंबर है 1, तो 3 into 1 3, j कैप डॉट j कैप, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा i कैप 1 बच गया 2, j कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया 3, ये निकल गया 5। अब हमें a डॉट भी निकल गया, a का मैग्नीट्यूड निकल चुका है, स्मॉल a का मैग्नीट्यूड भी पहले निकाल चुके हैं, तो अंडर रूट 2 स्मॉल a का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a डॉट a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल a cos थीटा, तो फिर यहां से cos थीटा निकल जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a अपॉन a का मैग्नीट्यूड। नाउ वेक्टर a डॉट a कितना आया है हमें 5, ठीक है, कैपिटल A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 13, स्मॉल a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 2। अब ये निकल गया cos थीटा। अब आपके सामने जो है OB हमें चाहिए, वेक्टर कैपिटल A का कंपोनेंट हमें चाहिए, किधर चाहिए, along वेक्टर A, ये हमारा है OB, तो फिर OB इक्वल टू निकाल लीजिए बाई इक्वेशन 1, OB इक्वल टू A की वैल्यू, A का वैल्यू अंडर रूट 13 cos थीटा का वैल्यू ये है हमारा 5 अपॉन अंडर रूट 13 अंडर रूट 2, अब इससे ये कट गए, नाउ इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 2।
इस तरह से निकल गया कंपोनेंट। यदि इसी को वेक्टर बनाना होगा, बाय द वे मान लीजिए यदि कहता है वेक्टर बनाओ इसको, तो आप क्या करिए, वहां पर ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, इसकी मदद से यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। जो आप सीखे हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वेक्टर हो जाएगा कंपोनेंट आपका। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है कि टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, अब जो वेक्टर हमने बी सपोज कर लिया था वो मैं लिख देता हूं, अलोंग वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप, इधर के तरफ आपको निकालना है। तो बस फिगर तो वही रहेंगे, सब काम हमारा ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है, लेकिन अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या है कि इसको हम वेक्टर बी एज्यूम अब कर रहे हैं, बी एज्यूम कर लिया। अब ये हो गया हमारा बी वेक्टर, इसके लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, वेक्टर ए ड्रॉ किया, उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये ओबी हमारा जो है वो ओबी, अगेन ओबी इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। फिर सारे प्रोसेस जैसे ऊपर किए हैं बिल्कुल उसी तरह से सारे प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम OB निकालते हैं। तो OB इक्वल टू जैसा ऊपर निकाल लिए cos थीटा ले लीजिए, cos थीटा इक्वल टू OB अपॉन A, एंड सो OB हो गया हमारा A cos थीटा। नाउ अब इक्वेशन नंबर इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम का इक्वेशन नंबर 1, पहले से कोई रिश्ता नहीं। अब हमें चाहिए A, तो A की वैल्यू जैसा कि ऊपर निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं A की वैल्यू, अंडर रूट ए कितना था हमारा 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। चलिए मैं जरा a को सामने ले आता हूं, जो a वेक्टर हमारा है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 13, ठीक है। अंडर रूट a का मैग्नीट्यूड 13 ऊपर निकाले हैं, इसलिए अब डिटेल नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर से देखिएगा सारा काम जो पहले इससे पहले वाली पार्ट में किए हैं। तो a हो गया अंडर रूट 13, फिर cos थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना होगा हमें, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, या पहले b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ऐसे तो ये भी ऊपर निकाले हैं आप, तो b इक्वल टू फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 हो गया। नाउ वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालते हैं, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो a हो गया हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट b वेक्टर हमारा कितना है i कैप माइनस j कैप। नाउ 2i हो गया 2i डॉट i1, 3j माइनस j से मल्टीप्लाई तो माइनस 3j डॉट j1, तो इक्वल टू हो गया -1। नाउ cos थीटा इक्वल टू फिर पहले की तरह कैपिटल A डॉट B अपॉन ए बी, तो जैसा कि ऊपर किए हैं काम हम लोग, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हमारा हो गया A डॉट B अपॉन AB। नाउ A डॉट B इज -1, A का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13, B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो भी आपको चाहिए इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा हमारा बाई इक्वेशन 1 OB इक्वल टू हो गया A का मैग्नीट्यूड कितना अंडर रूट 13, cos थीटा का मैग्नीट्यूड कितना -1 अपॉन अंडर रूट 13 कैंसल, -1 बाय अंडर रूट 2। अब यदि बच्चों वेक्टर कंपोनेंट यदि चाहिए कभी, तो वेक्टर B को B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको B कैप मिल जाएगा।
बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में मैं आपको डिटर्मिनेंट मेथड से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके आपको काम करवा दिया था, इसलिए मैं अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ऑल टाइप्स एग्जाम्पल बच्चों मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है, और अब आप जो है जितनी भी अच्छी बुक्स हैं जो भी आपको अवेलेबल हो उससे सॉल्व करिएगा। लेकिन बच्चों अब मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि ओरिजिनल बुक से आप सॉल्व करिए जब मेरे साथ आप काम कर रहे हैं, तो क्योंकि असाइनमेंट्स जो लोग बनाते हैं वो बुक से ही बनाते हैं, कोई रिसर्च करके तो बनाते नहीं हैं। तो इसलिए बुक इज ओरिजिनल एंड ओरिजिनल इज बेटर देन एनी अदर डुप्लीकेट। चलिए अब मैं यहां पे लास्ट करता हूं, और अगला कैलकुलस का क्लास आ रहा है, बहुत इजी मेथड से कैलकुलस सिखा दूंगा आपको, फिर आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तरह से दौड़ते चलिएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास खत्म करता हूं, बाय बाय।